नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो जो राजा, किसान, नगर है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें किस किस कालखंड को पढ़ना है, यानी किस किस समय को हमें पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमने हड़प्पा सभ्यता कर लिया है, इसकी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका समय काल है 2600 से 1900 BC। फिर सेकंड हमारा जो है वो है वैदिक सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता है, इसकी बात करें तो इसका समय काल है 1500 से 600 BC। फिर उसके बाद हमारा आता है हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश। तो जो ये है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एंड वाला है मौर्य वंश, जो मौर्य वंश है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद सीधे हम मौर्य वंश पे आ जाते हैं। तो जो मौर्य वंश है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, किंतु जो ये हर्यक वंश, नाग वंश, ये जो थे वंश जो सारे थे छोटे छोटे, जो कुछ कुछ समय के लिए रहे, इनके ना इम्पॉर्टेंट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी कि इम्पॉर्टेंट जैसे कि दस्तावेज, यानी इन्होंने कोई मूर्तियाँ ढंग से नहीं बनवाई, कोई अभिलेख ठीक से नहीं बनवाए, जिसके द्वारा पता चल सके इन्होंने क्या क्या कार्य किए। लेकिन जो मौर्य वंश था, उसके द्वारा हमें भारतीय प्राचीन काल के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि जो मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश के शासक थे, उन्होंने कई ऐसे दस्तावेज तथा मूर्तियाँ तथा कई अभिलेख बनवाए थे, जिसके द्वारा हमें इनके बारे में पता चल जाता है, जिसके ज़रिए हम क्या होता है कि हम भारतीय इतिहास को समझने में सक्षम हो सके हैं। तो इसलिए जो मौर्य वंश है ना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हड़प्पा के बाद में। फिर हम नंद वंश की बात करें तो जो नंद वंश है, इसकी स्थापना होती है 344 से 321 BC में। जो इसके संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। इनके अंतिम जो शासक थे वो थे घनानंद। तो जो घनानंद थे वो कौन थे? तो जो घनानंद, तो क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या करते हैं, घनानंद को हरा के फिर क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यानी कि एक वंश है तो उसको हरा के ही दूसरे वंश की स्थापना होगी ना। तो क्या होता है, जो चाणक्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते हैं, वो जो घनानंद होते हैं, तो उनको ना एक तरीके से बेइज्जती कर देते हैं, यानी इंसल्ट कर देते हैं। तो मतलब उस टाइम पे होता था ना कि मैं ऐसा प्रण लेता हूँ कि मेरा मतलब मैं किसी ऐसे को भेजूंगा जो तुम्हें हरा देगा, लाइक दैट। तो वो क्या करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो जाते हैं और जो अंतिम उनके शासक होते हैं घनानंद, उनको क्या करते हैं, वो हरा देते हैं। उसके पश्चात ही क्या होता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये तो हमारा एक तरीके से एक इंट्रो हो गया कि हमें क्या क्या समय पढ़ना है इसे हम चैप्टर में, और मतलब आगे जो भी आपके सिलेबस में है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात करें तो हमारा जो है मौर्य वंश के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने लिखा है तो आपको दिख रहा होगा 321 से 185 BC। लेकिन ध्यान रखिए, आपके NCERT में 322 से 185 BC की समय अवधि निर्धारित की गई है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो डेट है अगर आप गूगल पे करेंगे तो 321 ही आएगा, लेकिन जब NCERT में देखेंगे तो इसका डेट होगा 322। तो आपको अपने NCERT के ही अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है। अब मैं जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एज अ टीज लर्न करके रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। वही वैदिक सभ्यता जिसके द्वारा सारे वेदों की रचना की गई थी। यानी जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, उसके बाद वैदिक काल शुरू हो जाता है। मैंने आपको इंट्रो में बताया था डेट कैसे स्टार्ट होता है। फिर बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है उसमें आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। तो जो वैदिक सभ्यता थी, हम देखते हैं कि इसमें आर्यों के द्वारा जो भी बसाई गई थी वो सभ्यताएं थी।
अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत था उसमें एक पॉइंट आता है आर्यों का आक्रमण। यानी कि ये भी तो हो सकता है जब हड़प्पा पर आर्यों ने आक्रमण किया उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता जो थी वो क्या हो गई, अस्तित्व में आ गई। फिर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो ये सभ्यता थी ना, जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा की बात करें तो वो नगरीय सभ्यता थी। आप जो भी देखते हैं लोथल मतलब चोलिस्तान वगैरह, मतलब जो भी थी इसमें जो नगरी थी ये सारे क्या थी, नगर थी। लेकिन जब हम वैदिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा ग्रामीण आ जाता है। ठीक है, तो ग्राम के जो लोग थे वो क्या क्या किया करते थे, पशुपालन करेंगे, कृषि करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे। वैसे तो वैदिक काल की बात करें तो इस टाइम पे जो थे सारे ऋषि मुनि ही हुआ करते थे, तो मतलब शाकाहारी टाइप के लोग ज़्यादा होते थे, तो मत्स्य पालन नहीं ही करेंगे। तो मतलब कृषि, पशुपालन, मतलब एक तरीके का सादा जीवन, ग्रामीण जीवन जीना। तो जो ग्रामीण जीवन होता है वैसे भी सादा ही होता है। इसके समय काल की बात करें हम तो इसका समय काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। यानी जो कि वैदिक काल था उसका समय निर्धारण किया जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आर्यों की भाषा थी, वो जो आर्य जो जिस भाषा में बात करते थे या लिखते थे ग्रंथों को, वो हुआ करती थी संस्कृत थी। जो उनकी भाषा थी क्या थी, संस्कृत थी। और वो भी कैसी संस्कृत, जो कि प्राकृतिक संस्कृत हुआ करती थी। प्राकृतिक संस्कृत जो होती है वो नॉर्मल संस्कृत से थोड़ा मतलब जरा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि हम मतलब मैंने तो नहीं, अगर संस्कृत पढ़ा है, चाहे अभी 12th क्लास में है आपके पास, चाहे आपने 9 to 10th या 10th से लेकर 12th तक पढ़ी होगी, तो ये थोड़ी ना नॉर्मल संस्कृत है। लेकिन जो प्राकृतिक संस्कृत होती है ना, थोड़ी डिफरेंस होता है उसमें। फिर नेक्स्ट बात करें तो इस समय में क्या था, ऋग्वेद की रचना की गई थी। जो ऋग्वेद था ना उसको ही इस समय पर लिखा गया था। कब, वैदिक काल के दौरान। तो इस समय इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो समय काल है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो वैदिक सभ्यता है। फिर जो ऋग्वेद है उसकी बात करें तो 1500 से 1000 के बीच में लिखा गया था। फिर जो वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो वही ऋग्वेद काल है। जो ऋग्वेद काल है इसमें 1500 से 1000 तक की बात की जाती है। और फिर जो उत्तर वैदिक काल है उसमें 1000 से 600 BC की बात की जाती है। तो इस तरीके से जो वैदिक काल है उसको 2 तरीके से बांटा गया है। पर फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसेप और प्रियादशी। तो जो प्रिंसेप है वो जेम्स है और प्रियादशी जो है अशोक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया था। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था। उन्होंने क्या किया था, 1830 के दशक में ब्राही और ख्रोष्टी जो लिपि थी उसका क्या कर दिया था, अर्थ निकाल लिया था। ये थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे। ब्राही और ख्रोष्टी की क्या की थी, उन्होंने अर्थ निकाल लिया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें तो हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि प्राप्त हुई थी, परंतु क्या हम आज तक उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। आज तक वो रहस्यमयी है। हमें पता ही नहीं चल पाया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार से कार्य करती थी। उन्होंने चीज़ें तो बहुत लिखी है, परंतु जब हमें पढ़ ही नहीं सकते हैं तो उसका फ़ायदा ही क्या है। जैसे कि उदाहरण की बात करें, जैसे कि इंडिया की और चाइना की थोड़ी बनती नहीं है ना। अब मान लो हमें चाइना का क्या होता है, फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है और पूरे देश में किसी को नहीं पता कि ये चाइनीज़ों ने अपनी चाइनीज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो अब किसी को पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो क्या, किसी वेस्ट है ना। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर है। यानी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो हमारे साइंटिस्टों के क्या काम आएगा। मतलब ये एग्जाम्पल था, मतलब इसको ज़्यादा लीक मत करना, मैंने बस ऐसे समझाने के लिए बोल दिया। तो इसी तरीके से क्या होता है, हड़प्पा में भी लिपि तो मिली परंतु हम उसे अध्ययन नहीं कर पाए। लेकिन क्या होता है, जो जेम्स प्रिंसेप होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, तो उन्होंने क्या किया, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की जो समय अवधि थी, इस दौरान की जो लिपि थी ब्राही और ख्रोष्टी, उसका क्या कर दिया, अध्ययन कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। एग्जाम में 1 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। फिर उसके आगे बात करें तो आरंभिक अभिलेख जो थे,
जो आरंभिक अभिलेख थे, सिक्के थे, उनका उपयोग किया गया था। जो आरंभिक अभिलेख थे और सिक्के थे उन पर ही इन चीज़ों का प्रयोग किया था, यानी ब्राही और ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब जो जेम्स प्रिंसेप है वो बताते हैं कि अधिकतर जो अभिलेख थे और सिक्के थे उन पर क्या लिखा था, प्रियदसी लिखा हुआ था। उन पे प्रियदसी लिखा था। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रियदसी का अर्थ होता है अशोक, क्योंकि प्रियदसी अशोक के लिए प्रयोग किया जाता था, मनोहर मुख वाला राजा। क्योंकि अशोक हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब नाम वाले राजा थे, एक सम्राट के रूप में उन्हें जाना जाता था, महान सम्राट के रूप में। तो जो कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि राजा का नाम अशोक भी लिखा मिलता था, कई ऐसे जगह पे थे जहाँ पे अशोक ही लिखा मिलता था। क्योंकि उस समय पे हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार जो अशोक थे सबसे क्या थे, प्रसिद्ध शासक थे। यानी जो बौद्ध और जैन धर्म आप उठा लीजिए, क्योंकि उसी दौरान के, उसी समय काल के दौरान के हैं, तो उसमें ना अशोक का एक तरीके से गुणगान किया गया है, उनकी सारी अच्छी चीज़ों को बताई गई है। मतलब अशोक को ना मतलब एक सम्राट के रूप में, मतलब बहुत अच्छा शासक के रूप में दिखाया गया है, महासम्राट के रूप में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार वहाँ पे बताया जाता है कि प्रियदसी का अर्थ है मनोहर मुख वाला व्यक्ति, जो कि अशोक के लिए प्रयोग किया। नेक्स्ट बात करें अभिलेख की। ये आपके बुक में एक बॉक्स में दिया गया है कॉलम। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में कि जो अभिलेख थे वो क्या थे। तो अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र क्या हुआ करते थे। जो अभिलेख थे पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदरे हुए, यानी खुदरे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता था। यानी कि कोई भी पत्थर हो गया मिट्टी के, जिसकी मेसोपोटामिया में आपने देखा था ना कि वो क्या करते थे, मिट्टी का वो स्लेट की तरह बनाते थे, फिर उस पर कुदेर कर लिखा करते थे। फिर उसको मतलब वो तो गीले मिट्टी पे ही लिख दिया करते थे, फिर उसको पका दिया करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे कि पत्थर पे उत्कीर्ण किए हुए, यानी पत्थर पे उत्केरा गया हो, हाँ, धातु पे उत्केरा गया हो। जैसे कि हम अभी मम्मियाँ जब बर्तन लेने जाती हैं तो नाम नहीं लिखवा लेती हैं, उस टाइप से आप समझ लीजिए। उस टाइम पे क्या करते थे, वो भी लिखवा दिया करते थे। तो अभिलेख इसे ही कहा जाता था। तो क्या होता था, जो मतलब एक आपको मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, हाँ बिल्कुल इसी टाइप का हुआ करता था अभिलेख। जो भी व्यक्ति होते थे अभिलेख बनाते समय क्या करते थे, अपनी उपलब्धियाँ लिखा करते थे। अब मैं हूँ भाई, मैंने ना बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने कई डिग्रियां हासिल की है, कई अच्छे काम किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, जब अभिलेख लिखवाऊँगी ना तो उस पर मेरे जितने भी अच्छे काम हैं सबको लिखवा दूँगी, कहूँगी भाई लिख। तो जो भी अभिलेख शास्त्र हुआ करते थे, जो भी अभिलेख हुआ करते थे, अभिलेख शास्त्र नहीं सॉरी, जो भी अभिलेख होता था, जो भी व्यक्ति लिखवाया करता था उस पर क्या करता था, अपनी उपलब्धियों को उत्कीर्ण करवा लिया करता था। भाई कहता था लिख दे तू, तथा उसके द्वारा विचारों को भी लिखा जाता था। वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तो भाई बुद्ध धर्म को बहुत मानता हूँ, उस पर लिख दो कि जो भी आगे व्यक्ति है वो बुद्ध धर्म को मानेंगे। यानी कि अपने विचारों को भी थोपता था, जो भी उसकी विचारें थे, जो भी उपलब्धियाँ थी, सबको कहता था लिख दो लिख दो। तो इस तरीके से क्या थे, जो अभिलेख होते थे इस प्रकार से लिखे जाते थे। इसके बाद हम बात करें तो जो अभिलेख थे वो क्या करते थे, राजाओं के क्रियाकलाप के, जो राजाओं के क्रियाकलाप होंगे, विजय अभियान होंगे, धार्मिक संस्थाएं होंगी, दान दिए होंगे, उन सभी का एक तरीके से ब्यौरा यानी बायोडाटा लिख दिया जाता था अभिलेख में। सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। जो भी अभिलेख में मतलब राजा ने जितने भी काम किए होंगे, उसके जो भी विचार होंगे, जो भी उपलब्धियां होंगी, जो भी उसने क्रियाकलाप किए होंगे, उसके धार्मिक विचार क्या थे, वो बौद्ध को मानता था, जैन को मानता था या हिंदू धर्म को मानता था, ये सारी बातें, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि कुछ जो अभिलेख होते थे उनके निर्माण में तारीखें भी मिली हैं। यानी कुछ जो अभिलेख थे उनको क्या हुआ, उनके निर्माण में तारीखें भी मिली है। अब तारीखें मिल गई तो इससे बड़ी बात क्या होगी, तारीखें मिल गई तो भाई कोई भी देख के कह देगा भाई कि ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये काल जो है यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ तक चला, ये वंश यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक चला। तो तारीखें मिल गई तो भाई और क्या, बल्ले बल्ले, किसी को भी नो प्रॉब्लम। सेकंड बात करें तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। अब जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, क्यों? और जो प्राकृतिक जो भाषा थी वो आम बोलचाल वाली भाषा थी। अब
मुझे अंग्रेजी आती नहीं, आप अंग्रेजी में अपने महागान छपवा लो। और फिर मैं गई, मैं कहूँगी अरे भैया ये तुमने क्या लिखा है, क्योंकि आती तो मुझे हिंदी है, अंग्रेज़ी का मुझे ई भी नहीं पता, तो मैं तो देख के निकल लूँगी। लेकिन वो अगर मेरी आम बोलचाल भाषा में लिखी है, मान लो कि मैं बिहार से हूँ, मुझे भोजपुरी आती है, अगर आपने भोजपुरी में चीज़ें लिखवाई हैं तो मैं तो भाई इजीली पढ़ लूँगी, और वहीं आप इंग्लिश में लिखवा दो, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो राजा अपनी चीज़ों को बताने के लिए क्या आम बोलचाल भाषा में लिखवाया करते थे। आप देख सकते हैं उनकी तेज़ी कितने तेज हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट बात करें तो जो प्राकृतिक भाषा थी वही जो आम बोलचाल भाषा थी उनकी, जैसे कि तमिल हो गई, पाली हो गई, संस्कृत हो गई, जो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज इस तरीके से हुआ करती थी। फिर जो अभिलेख शास्त्र भी मैंने एक शब्द यूज़ किया था, तो जो अभिलेखों के अध्ययन को जो अभिलेखों का अध्ययन करता था ना, उसे क्या कहा जाता था, अभिलेख शास्त्र कहा जाता था। तो इस तरीके से आप अभिलेखों के बारे में बता सकते हैं, बहुत इजी है। आपके राजाओं के बारे में उनके विचारों को लिखना है, किस भाषा में लिखी गई थी, नॉर्मल भाषा जो उस समय की थी, तमिल, पाली, संस्कृत अलावा, मतलब ये सारी बातें आपको ऐड कर देनी थी, और मतलब कर देनी है थी नहीं कर देनी है। और इसी तरीके से आप आगे मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।